हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लॉज ऑफ मोशन सीरीज में एक न्यू वीडियो करने जा रहे हैं जो कि होगा इम्पल्स टॉपिक पे। और इससे पहले हमने लॉज ऑफ मोशन के जो पहले 2 लेक्चर्स हैं जिसमें हमने फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के बारे में पढ़ा है वो हमने कर लिए हैं और वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे उसके वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इम्पल्स क्या है। तो आपने देखा होगा डेली लाइफ में कि कई बार जो है आप बहुत ज़्यादा फोर्स बहुत कम टाइम के लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे अगर आप बैट बॉल खेलते हैं तो जब बॉल आती है तो कई बार बहुत तेज हिट करते हैं बॉल को, और जो बॉल और बैट का कॉन्टैक्ट होता है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है। ऐसे ही जब मैं किसी नेल को हैमर से हिट करता हूँ, या मैंने डायग्राम में दिखा रखा है कि जब हम किसी नेल को हैमर से हिट करेंगे तो उस केस में भी जो है हैमर और नेल का कॉन्टैक्ट जो है बहुत कम टाइम के लिए होगा और बहुत सारा फोर्स मैं इस नेल पे लगा दूंगा। तो जो ऐसे केसेस हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स बहुत कम टाइम में लगता है, ऐसे केसेस में बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज आता है, जैसे यहाँ पे बॉल के मोमेंटम में चेंज आएगा और यहाँ पे नेल के मोमेंटम में चेंज आएगा, तो उस चेंज इन मोमेंटम को ही इम्पल्स कहते हैं। तो अब हमने मोमेंटम पढ़ा हुआ है पहले लास्ट लेक्चर में, तो चेंज इन मोमेंटम को यहाँ पे इम्पल्स अलग से क्यों बोला गया है, क्योंकि ये स्पेशल केस है। चेंज इन मोमेंटम तो कभी भी हो सकता है, कैसा भी फोर्स लग रहा हो कितने भी टाइम के लिए बॉडी का मोमेंटम तो चेंज करेगा। लेकिन अगर फोर्स जो है वो बहुत लार्ज हो और बहुत कम टाइम के लिए लगे, तो ऐसे केस में जो मोमेंटम में चेंज आता है उसको हम स्पेशली इम्पल्स बोलते हैं। ये एक स्पेशल केस है और हर फोर्स जो है उसके अंदर इम्पल्स प्रोड्यूस नहीं होता। सिर्फ वही फोर्सेस इम्पल्स प्रोड्यूस करते हैं जो काफ़ी कम टाइम के लगते हैं और जो बॉडी पे पहले से ना लग रहे हो। जैसे यहाँ पे बैट और बॉल के कॉन्टैक्ट के केस में बैट ने पहले से कोई फोर्स नहीं लगा रखा है बॉल के ऊपर, ऐसे ही हैमर ने भी नेल पे कोई फोर्स पहले से नहीं लगा रखा है। जब इनका कांटेक्ट होगा तभी ये फोर्स लगेगा और जैसे ही कांटेक्ट छूटेगा तो ये फोर्स भी खत्म हो जाएगा। तो ये काफी शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो यही मैंने लिखा हुआ यहाँ पे डेफिनेशन में, इट इज द टोटल इफेक्ट ऑफ अ लार्ज फोर्स विच एक्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। अब इसको जरा हम डिराइव कर लेते हैं कि इम्पल्स का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। तो हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है जो कि था फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम, एफ इज डी पी बाई डी टी। तो यहां से अगर मैं डी पी निकालू तो डी पी कितना आएगा, एफ इंटू डी टी। अब अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे डी पी की लिमिट आएगी पी आई से पी एफ, इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम, और एफ डी टी में जो लिमिट आएगी वो टाइम की आएगी। डी टी है तो टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, जो कि टी वन से टी टू आएगी। अब dp का इंटीग्रेशन p होता है और जब मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा तो pf माइनस में pi आ जाएगा। ऐसे ही f dt में, अब यहाँ पे f dt में हम इंटीग्रेशन आगे नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि जो f है वो कौन सा फंक्शन है, f टाइम पे डिपेंड कर रहा है, कैसे डिपेंड कर रहा है, तो ये हमें नहीं पता। तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे f dt को। और यहाँ पे आगे मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो pf माइनस पी क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जिसे हम चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं, डेल्टा पी। तो हमारा डेल्टा पी जो है वो एफ डी टी के इंटीग्रेशन के बराबर आ गया। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो कितना आ जाएगा, डेल्टा पी वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डी टी, टी वन से टी टू की लिमिट में। तो ये जो टर्म है हमारी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, ये जो टर्म है इसी टर्म को हम इम्पल्स कहते हैं। दिस टर्म इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ द फोर्स और इसका सिंबल क्या होता है, जे वेक्टर होता है। तो जब भी कोई बड़ा फोर्स काफ़ी कम टाइम के लगे, डी टी स्मॉल टाइम, तो उसके इफेक्ट को, टोटल इफेक्ट को जो इंडिकेट करके आएगा उसको हम इम्पल्स कहते हैं। अब अगर आगे मैं इसी को पुट कर दूं जे को, तो हमारा डेल्टा पी वेक्टर डेरिवेशन से जे वेक्टर के बराबर आ जाएगा, यानी कि जो इम्पल्स है फोर्स का वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर हुआ। तो इसी चीज को हम बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। आगे चलते हैं, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, तो क्योंकि ये डेल्टा पी के बराबर है तो डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, तो वो मोमेंटम के यूनिट से आएंगी उसमें, क्योंकि केजी मीटर पर सेकेंड होता है। और दूसरी तरफ जे हमारा एफ डी टी का इंटीग्रेशन भी था, फोर्स इंटू टाइम का इंटीग्रेशन, तो फोर्स के लिए न्यूटन, टाइम के लिए सेकेंड, तो ये भी एक यूनिट इसकी बन जाती है। तो 2 यूनिट हमारे पास, केजी मीटर पर सेकेंड जो कि मोमेंटम से आता है, और न्यूटन सेकेंड जो कि हमारा फोर्स और टाइम से आता है। अच्छा, यहाँ पे मैं चीज बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स में हमारे पास फॉर्मूले भी 2 होते हैं इम्पल्स निकालने के। एक तो या तो आप बॉडी के चेंज इन मोमेंटम से निकाल सकते हैं इम्पल्स को, या फिर अगर आपको ये पता है कि ऑन एन एवरेज कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि फोर्स बहुत कम टाइम में लगता है तो हमें उसकी एवरेज वैल्यू पता होनी चाहिए,
तो एवरेज वैल्यू अगर पता होगी तो फिर हम टाइम से मल्टीप्लाई करके तब भी इम्पल्स निकाल सकते हैं। तो 2 तरीके हमारे पास निकालने के लिए। आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है कि सभी फोर्सेस जो हैं वो इम्पल्स प्रोड्यूस नहीं करते, सिर्फ वही फोर्सेस, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमेशा आप चेक करिए सबसे पहले कि जो फोर्स लग रहा है क्या वो इम्पल्सिव फोर्स है। इम्पल्सिव फोर्स के लिए आपको क्या चेक करना है कि वो फोर्स पहले से ना लग रहा उस बॉडी के ऊपर, और दूसरी चीज कि वो फोर्स जो वो काफी कम टाइम के लिए लगे। अगर बाद में भी लग रहा है तो वो काफी कम टाइम के लिए लगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया बस वो समझाने के लिए कि जैसे एक बॉल जो है वो ऊपर से आके फ्लोर को हिट करती है। तो अब जब बॉल हिट करेगी फ्लोर को, तो उसके हिट करते टाइम 2 फोर्सेस लगेंगे। एक तो जो ग्रेविटी थी, जो अर्थ अट्रैक्ट कर रही है उसको ग्रेविटी से, वो फोर्स लगेगा, वेट उसका। और दूसरा जब वो हिट करेगा फ्लोर को, तो फ्लोर जो है वो उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। ये नॉर्मल रिएक्शन भी एक फोर्स होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस में। तो इसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन N और एक वेट लग रहा है ग्रेविटी mg। तो मैं यहाँ पे पूछूंगा अगर कि इन दोनों में से कौन सा या दोनों ही इम्पल्सिव फोर्स हैं। तो देखिए जो वेट है वो बॉडी के ऊपर पहले भी लग रहा था, जब वो हवा में था या जब आपने इसको पकड़ा हुआ था बॉल को, तब भी उसके ऊपर वेट तो लग ही रहा है, ग्रेविटी तो लगी ही रही है। तो मतलब ये तो एग्जिस्ट कर रहा है पहले से, तो ये वाला तो हमारा इम्पल्सिव फोर्स नहीं हो सकता, इसका इम्पल्स नहीं निकलेगा। हाँ, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन है, क्या पहले नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था? नहीं, क्योंकि पहले कोई कांटेक्ट ही नहीं था। नॉर्मल रिएक्शन कब लगेगा? जब ये फ्लोर के कांटेक्ट में आएगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हमारा इम्पल्सिव फोर्स है और इसी से इम्पल्स आएगा। अगर आपको जैसे पता हो कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है 10 न्यूटन का है और ये 10 सेकंड के लिए लग रहा है, तो यानी कि आपका इम्पल्स कितना आ गया? 100 आ गया। 10 × 10 100 आ गया, फोर्स इंटू टाइम। तो ऐसे हम इम्पल्स निकाल सकते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि इम्पल्सिव फोर्स कौन सा है, कौन सा फोर्स लेना है आपको। अब दूसरी चीज हम अब आगे निकालेंगे कि ग्राफ से कैसे इम्पल्स को हम निकाल सकते हैं। अगर आपको एक ग्राफ दिया हो फोर्स और टाइम का, तो आप उससे इम्पल्स कैसे निकालेंगे। तो इसमें 2 केसेस मैं लूंगा। फर्स्ट केस है हमारा वेरिएबल फोर्स के लिए, क्योंकि फोर्स या तो कांस्टेंट होगा फिक्स मैग्नीट्यूड का, या वो वेरिएबल होगा। अच्छा, अगर वेरिएबल फोर्स है हमारा, जो मतलब रैपिडली चेंज कर रहा है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। फोर्स अचानक से बढ़ेगा फिर अचानक से घटेगा। एग्जाम्पल के लिए जब कोई बॉल बैट को हिट करती है, तो पहले जब वो बैट से टकराती है तो वो कंप्रेस होती है, बॉल जो है वो बैट से कंप्रेस होती है, तो उस टाइम पे फोर्स बहुत बढ़ता है। फिर जब वो बॉल वापस अपनी शेप गेन करती है, तो उस टाइम पे जो फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो बैट से दूर जाएगी। जब शेप गेन करेगी तो बैट से दूर जा रही होगी वो, तो वो फोर्स ऐसे रिड्यूस हो जाएगा। तो जितने भी इम्पल्सिव फोर्सेस होते हैं वो मोस्टली जो है इस टाइप से वेरी करते हैं। तो ऐसे केस में हम कैसे निकालेंगे इम्पल्स? ग्राफ से। तो जैसे यहाँ पे मैंने ग्राफ प्लॉट करा है फोर्स वर्सेस टाइम का, और हमने टाइम लिया हुआ है T1 से T2, और ये वो टाइम है जितने टाइम में फोर्स हमारा चेंज हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है बॉडी के ऊपर। तो अगर मैं इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकालूं, ये जो कर्व बना है हमारा फोर्स का, इसका अगर मैं एरिया निकालूं तो कैसे आएगा? तो आपने ये शायद पढ़ा हो कि इंटीग्रेशन से हम एरिया निकाल सकते हैं किसी भी ग्राफ का। अगर मुझे दोनों एक्सिस का इंटीग्रेशन करने को मिल जाए तो मैं उससे उसके ग्राफ, उस पर जो ग्राफ बन रहा है उसका एरिया निकाल सकता हूँ। तो यानी कि यहाँ पे हमारा एरिया अंडर कर्व कैसा आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ और जो dt जो हमारा टाइम एक्सिस है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक ली हमने? T1 से T2, जहाँ तक का एरिया निकालना है वहीं की ये लिमिट होती है। ये एक ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है हमारा इसका इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन से क्या आता है? एरिया आता है, और डिफरेंशिएशन से स्लोप आता है, ये भी आपको पता होगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एरिया अंडर कर्व इज दिस मच इक्वल टू, इसको जो सिंबल था हमारा J वेक्टर, इससे हम इसको डिनोट कर देंगे। तो जब भी कभी आपको एरिया निकालना हो इससे, तो आप इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसी रेगुलर फॉर्म नहीं है, कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल या ट्रायंगल नहीं है कि डायरेक्ट निकाल लें, आपको इंडिकेट ही करना पड़ेगा ऐसी शेप में। अब जो हमारा सेकेंड केस है जो कि कांस्टेंट फोर्स के लिए है, तो मैं उसमें एक चीज़ नोट करना चाहूँगा कि फोर्स जब भी कभी इम्पल्सिव फोर्स लगता है तो वो कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि वो बहुत कम टाइम में लगता है, तो उसकी वैल्यू पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो ये कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है एवरेज। अब क्योंकि ये फोर्स बहुत रैपिडली चेंज कर रहा है, तो हमें उसका एवरेज लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको एवरेज पता है किस तरीके से, तो मैं उसका अगर ग्राफ बनाता हूँ, क्योंकि एवरेज तो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, तो उस एवरेज का मैं ग्राफ बनाता हूँ T1 से T2 टाइम के लिए, तो वो कुछ इस तरह से आएगा। यानी जो हमारा पीछे ग्राफ था ये वाला, उसी की अगर मैं एवरेज वैल्यू ले लूँ तो वो करीब ये आएगी, ठीक है। तो उसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ और फिर उसका मैं एरिया अंडर द कर्व निकालता हूँ,
तो वो भी एक तरीका है इम्पल्स निकालने का। अब इस केस में एरिया कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे मैं इंडिकेशन नहीं करना है, हम सीधा सीधा जैसे अगर ये रेक्टेंगल बन रहा है तो हम सीधा इसको इसकी लेंथ यानी एफ एवरेज और इसकी ब्रेड्थ यानी कि डेल्टा टी, जो हमारा T1 से T2 का टाइम इंटरवल है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सीधा सीधा ये ग्राफ का एरिया आ जाएगा और उसी से इम्पल्स आ जाएगा। अब आते हैं हम इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे कि ये जो इम्पल्स का कंसेप्ट है ये कहाँ पे यूज़ होता है प्रैक्टिकली। तो आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी कोई मूविंग बॉडी अचानक से रुकती है, अगर कोई चीज़ चल रही है और आप उसको अचानक से रोको, तो उस केस में जो है बॉडी के मोमेंटम में एक फिक्स चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल स्पीड तो उसकी कुछ होगी, जैसे 10 मीटर पर सेकंड से कोई बॉल आ रही थी, आपने उसको कैच करा तो आपने अल्टीमेटली बॉल की स्पीड क्या कर दी, 0 कर दी, रुक जाएगी बॉल आपके हाथ में। तो जो स्पीड में चेंज आएगा वो कहाँ से कहाँ, 10 से 0, तो फिक्स हो गया 10 से 0 होगा। तो ऐसे केसेस में हमको ध्यान रखना होता है कि जब भी बॉडी रुकेगी अचानक से तो उसके मोमेंटम में एक फिक्स चेंज आता है, यानी कि जो उसका डेल्टा पी होगा, चेंज इन मोमेंटम, वो कांस्टेंट होगा। और इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि डेल्टा पी हमारा एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी था, तो वो भी हमारा कांस्टेंट हो गया। तो अब यहाँ से एक चीज़ क्या समझ में आती है कि जो हमारा एवरेज फोर्स है जो कि मैं बॉडी पे लगा रहा हूँ उसको रोकते समय, और जो हमारा डेल्टा टी टाइम है, जो मैं टाइम ले रहा हूँ उस बॉडी को रोकने में, तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा तो वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे रोकते टाइम कम से कम फोर्स एक्सपीरियंस हो, जैसे अगर मुझे कोई चीज़ कैच करनी है, कोई बॉल कैच करनी है, तो मैं चाहूँगा कि मुझे चोट ना लगे, मेरे हाथों पे कम से कम फोर्स एक्सर्ट हो और मुझे उसको रोकना भी है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, मैं अपना फोर्स कम करने के लिए डेल्टा टी को बढ़ा दूंगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मुझे अपना फोर्स कम करना है, जो फोर्स में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो मुझे जो टाइम लगेगा वो टाइम बढ़ाना पड़ेगा। तो यही चीज़ जो है सिखाई जाती है जब आप फील्डिंग वगैरह की प्रैक्टिस लेते हैं। तो जो हमारा सीजन क्रिकेटर है, यहाँ लिखा है मैंने एग्जाम्पल के लिए, सीजन क्रिकेटर, जो काफ़ी एक्सपीरियंस क्रिकेटर होते हैं, वो जब भी कैच करते हैं तो वो अपने हाथों को थोड़ा पीछे लेके जाते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि वो टाइम जो लग रहा है उनको बॉल को रोकने में, उसको बढ़ा देते हैं और उनके हाथों में फोर्स कम लगता है, तो वो कैच अच्छे से कर पाते हैं। जो सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, वो भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, जो कि है बफर्स बिटवीन ट्रेन बॉगीज। तो जो ट्रेन की बॉगीज होती हैं उनके बीच में, हर दो बॉगी के बीच में बफर्स होते हैं, और वो बफर्स क्या करते हैं, तो जैसे अचानक से मान लो ट्रेन कहीं रुक रही है, तो ट्रेन क्योंकि ट्रेन काफ़ी स्पीड से चलती है, जब वो रुकती है तो काफ़ी सारा मोमेंटम में चेंज आता है उसके। तो अब उस दौरान हो सकता है कि बॉगीज के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाए, तो उस फोर्स को कम करने के लिए हमें उसका टाइम बढ़ाना पड़ेगा। दो बॉगीज जो है वो जब दो बॉगीज ऐसे पास आएंगी तो हमें उनके बीच का जो टाइम है, जो पास आने का टाइम है, वो जो है बिल्कुल बढ़ाना पड़ता है। तो इसलिए बीच में बफर होता है जो उनको धीरे धीरे पास लेके आता है, और इस वजह से जो है टाइम बढ़ जाता है, और टाइम बढ़ता है तो फोर्स कम लगता है बॉगीज के बीच में। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा शॉकर्स इन ऑटोमोबाइल। ये आपने काफ़ी एक्सपीरियंस करा है कि जिस भी गाड़ी के अंदर शॉकर अच्छे होते हैं उसके अंदर झटके कम लगते हैं जब आप उसको रोकते हो। तो उसका रीज़न भी यही है कि शॉकर्स जो है वो गाड़ी को, जब गाड़ी ऐसे सीट जो है वो नीचे आती है, तो वो टाइम जो है, जो टाइम लगता है उसको नीचे आने में सीट को, उसको बढ़ा देता है, तो फोर्स कम एग्जर्ट होता है। और सेम हमारा लास्ट केस है चाइना वेयर्स इन स्ट्रॉ पेपर। जब भी कभी चाइना वेयर्स को आप कहीं पे पैक करके भेजते हैं तो उसको पहले स्ट्रॉ पेपर में लपेटा जाता है, जिससे क्या होता है कि अगर बाई चांस रास्ते में कभी झटका आया तो वो जो स्ट्रॉ पेपर है वो चाइना वेयर के फ्लोर पे टकराने के टाइम को बढ़ा देता है और फोर्स कम लगता है, तो उससे वो टूटते नहीं है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे इस टॉपिक पे बेस्ड। तो आइए अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इस कंसेप्ट को अच्छे समझने के लिए। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है, while launching a rocket of this much mass, a force of 5.5 Newton is applied for 20 seconds. Calculate the velocity attained by the rocket at the end of 20 seconds. यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है आपको, एक रॉकेट है जिसको लॉन्च करा जा रहा है और रॉकेट का मास आपको गिवन है, और उस रॉकेट के ऊपर 20 सेकेंड के लिए इतना फोर्स अप्लाई करा जा रहा है। जब लॉन्च करेंगे तो इतना फोर्स इतने टाइम के लिए लग रहा है उसके ऊपर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर्स बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है, तो यानी कि ये इंपल्स का ही क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वेलोसिटी अटेन्ड, मतलब आपको निकालना है कि जो रॉकेट है वो 20 सेकंड बाद जब वो लिफ्ट करेगा ऊपर तो कितनी स्पीड वो गेन कर चुका होगा। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है, मास दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, टाइम इंटरवल दिया हुआ है 20 सेकंड, u 0 है क्योंकि इनिशियली रॉकेट रेस्ट पे होता है, और फाइनल वेलोसिटी निकालनी है कि 20 सेकंड के बाद कितनी होगी। तो अब हमारे पास इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है, जिसके जरिए हमने देखा था कि जो इंपल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है बॉडी के। तो इंपल्स का एक और फॉर्मूला था हमारा एफ डेल्टा टी या एफ डी टी का इंटीग्रेशन।
अगर फोर्स आपको फंक्शन के फॉर्म में दिया था तो आप एफ डी टी इंटीग्रेशन लगाते, पर यहाँ पे फोर्स तो कांस्टेंट है, एवरेज फोर्स दिया हुआ है, तो हम सीधा एफ डी टी मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा टी को एफ से। तो और डेल्टा पी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम 0 आएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पे था इनिशियली वो। तो यहाँ से हमारा v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा एफ डेल्टा टी बाई एम। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपकी वेलोसिटी आ जाएगी 500 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था इसके ऊपर। अब थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन लेते हैं एक। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्या लिया हुआ है कि अच्छा, अब यहाँ पे हम इसके वेक्टर फॉर्म में चलेंगे क्योंकि जे वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स से आता है, फोर्स भी वेक्टर है तो जे भी वेक्टर है, तो हमें यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में भी उसके क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, अ बॉल मूविंग विद अ मोमेंटम ऑफ 5 kg मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ वॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एक बॉल आ रही है जिसका मोमेंटम है 5 kg मीटर पर सेकेंड और वो एक वॉल पे 45 डिग्री के एंगल पे टकराती है। अब ये एंगल यहाँ पे लिखा नहीं है कि वर्टिकल के साथ है या हॉरिजॉन्टल के साथ, तो अब 45 है वो आप कहीं भी लोगे तो बराबर ही आएगा, इसलिए नहीं लिखा हुआ। 30 या कुछ और वैल्यू होती तो आपको लिखा होता कि किसके साथ लिया हुआ एंगल। एंड इज रिफ्लेक्टेड एट दिस सेम एंगल विदाउट एनी चेंज इन स्पीड। और जब वो टकराती है, उस बॉल से टकरा के वापस जाती है, तो उतने ही एंगल पे लौट जाती है, 45 पे ही लौट जाती है और उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आता। यानी कि जो मैग्नीट्यूड है मोमेंटम का, मास इनटू में स्पीड, वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रही है। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, तो यहाँ पे आपको उसके डायरेक्शन के हिसाब से चेंज निकालना है, कितना आएगा। तो यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बनाया हुआ है इसी के लिए। तो ये हमारी वॉल है, ये मैंने वर्टिकल बनाया हुआ है, परपेंडिकुलर, नॉर्मल भी कह सकते हैं इसको। अब यहाँ पे जो रेड हमारी बॉल है रेड कलर की, ये पी मोमेंटम से आ रही है। पी हमारा कितना हो गया, 5 kg मीटर पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये पी मोमेंटम से आ रही है और 45 डिग्री पे ये बॉल से यहाँ पे टकराती है। टकराने के बाद क्या होता है, ये उसी एंगल पे वापस लौट जाती है, ये रही बॉल लौटते हुए, और उसके मोमेंटम में भी मतलब मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता, मोमेंटम की पी ही रहेगा। पहले मोमेंटम पी था, अभी भी पी है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पी तो वेक्टर था, तो इसके हम दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। किसी भी वेक्टर को हम हमेशा एक्स और वाई में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा, उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर है। तो पी जो है यहाँ पे हमारा कितना आ जाता है, उसका कंपोनेंट यहाँ पे एक्स वाला पी कॉस 45 और वाई वाला कितना आता है, माइनस पी साइन 45। सिमिलरली जब वो लौटेगा तो उसके जो फाइनल मोमेंटम है पी, उसके भी दो कंपोनेंट होंगे। ये एंगल भी 45 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस पी कॉस 45 और नीचे वाला होगा माइनस पी साइन 45। डायरेक्शंस का ध्यान रखेंगे, तो जो पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग है वो पॉजिटिव होगा, जो नेगेटिव लॉन्ग है वो नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे आपको मोमेंटम में चेंज निकालना होगा दोनों एक्सिस के लॉन्ग अलग अलग, एक्स और वाई के लॉन्ग। अब यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के लॉन्ग तो मोमेंटम चेंज ही नहीं हो रहा। पहले भी माइनस पी साइन 45 था, अभी भी माइनस पी साइन 45 ही है। तो जो हमारा डेल्टा पी वाई के लॉन्ग होगा वो तो जीरो हो गया, तो जो भी मोमेंटम में चेंज है वो तो सिर्फ एक्स के लॉन्ग ही हुआ, और वो कितना हुआ, तो इनिशियली पी कॉस 45 और फाइनली माइनस पी कॉस 45। तो हम डेल्टा पी एक्स निकाल लेते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे एक्स के लॉन्ग, फाइनली माइनस पी कॉस 45 में पुट करें, कितना आएगा आपका, माइनस 2p कॉस 45 1/√2 होता है। तो अगर p की वैल्यू पुट कर दूं मैं यहाँ पे सॉल्व करके, इतना आ गया, और यही हमारा फाइनल चेंज इन मोमेंटम होगा क्योंकि डेल्टा पी वाई तो जीरो है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज, अगर मान लो डेल्टा पी वाई जीरो नहीं आता, वो भी चेंज होता, तो उस केस में हम क्या करते, तो उस केस में हम रिजल्टेंट चेंज कैसे निकालते, डेल्टा पी एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा पी वाई का स्क्वायर अंडर रूट। जैसे हम किसी भी वेक्टर रिजल्टेंट निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है, वैसे यहाँ पे भी हम निकाल सकते थे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इसके ऊपर, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं रोशन फिजिक्स।